नमस्कार प्यारे दोस्तों। आइडल ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं विष्णु नांगी और हम जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग संपूर्ण आर एस अग्रवाल मैथ बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, संपूर्ण आर एस अग्रवाल मैथ बुक के अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जैसे नंबर सिस्टम हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ। तो प्यारे साथियों, लास्ट टाइम हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ा था। यदि आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उस चैप्टर को जरूर देख लें। आगे में अगर आपसे बात करूं तो प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि आर एस अग्रवाल मैथ बुक का हम लोग संपूर्ण हल करने वाले हैं। कुछ चैप्टर हम लोग एडवांस मैथ के करेंगे और कुछ चैप्टर अरिथमेटिक के। इस प्रकार संपूर्ण आर एस अग्रवाल को हम लोग खत्म करेंगे। तो प्यारे साथियों, एडवांस मैथ में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और ज्यामिति में जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, वो होगा रेखाएं तथा कोण। तो आज की क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पूरी क्लास को आप लोग अंत तक देखना है, क्योंकि प्यारे साथियों, रेखाएं तथा कोण का आज ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट यदि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे प्यारे दोस्तों, तो पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की इस क्लास में सिर्फ हम लोग लाइंस एंड एंगल के कुछ कंसेप्ट और उसकी कुछ डेफिनेशन हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को पूरा देखना ना भूलें आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, अगली क्लास में हम क्वेश्चन सारे एक ही क्लास में पूरे लाइंस एंड एंगल के सारे प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की पूरी क्लास आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास अगर आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसान तरीके से बना दोगे। तो दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एसएससी, जीडी, आरआरबी, ग्रुप डी यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। प्यारे दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और प्यारे साथियों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्लास यदि अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के अगले सेशन की ओर कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो रेखाएं तथा कोण, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे रेखाएं कोण में, आज सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कुछ परिभाषा और इसके कुछ कंसेप्ट। क्या रेखाएं होती, क्या कोण होते, क्या लाइंस एंड एंगल, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, पूरी क्लास में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। चलते हैं आज के अगले पार्ट की ओर, यानी कि देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले रेखाएं तथा कोण में हम लोगों को समझना होगा बिंदु। बिंदु को हम लोग समझेंगे प्यारे दोस्तों कि बिंदु होता क्या है, क्योंकि बिंदु यदि आपको समझ नहीं आए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बहुत बार कि बिंदु किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। मतलब प्यारे साथियों, डॉट तो आप सभी ने देखा होगा, जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। यानी कहने का मतलब, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसका हम लोग ना तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ना इसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं आगे। और बिंदु की डेफिनेशन अगर अच्छे से बात करें हम लोग, बिंदु यानी पॉइंट एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात नहीं की जा सकती, बिंदु कहलाता है। तो बिंदु की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है। अगला कंसेप्ट हमारे सामने है प्यारे दोस्तों, रेखा। रेखा यानी लाइन। लाइन किसे कहा जाता है, हम इसे समझेंगे कि लाइन किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर मैं छोटी सी बात करूं कि जो लाइन होती है प्यारे साथियों, ये अनंत बिंदुओं से बनती है। अनंत बिंदुओं अनंत बिंदुओं से मिलकर लाइन बनती है। मतलब प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार से अनंत बिंदु हम लोग डॉट डॉट लगा रहे तो एक लाइन का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, लाइन, ये वाली लाइन। तो प्यारे साथियों, लाइन को हम लोग अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आगे में अगर आप लोगों से बात करूं तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है क्या लाइन को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, ये जो तीर के निशान दिखाई दे रहा है,
अगर ये दोनों साइड आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप कहोगे ये लाइन है, और इस लाइन को हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लाइन को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर इसकी डेफिनेशन अच्छे से मैं बात करूं तो रेखा यानी लाइन किसे कहते हैं, तो रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है, रेखा प्यारे साथियों अनंत बिंदुओं से बनती है, रेखा अनंत होती है, मतलब प्यारे साथियों ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, आप इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है दोनों ओर, प्यारे साथियों इसको अनंत तक दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है और इसे दोनों दिशा में बढ़ाया जा सकता है। ये आप लोगों को लाइन की डेफिनेशन याद रखना है। आगे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, रेखाखंड। रेखाखंड की प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, रेखाखंड किसे कहा जाता है अगर एग्जाम में पूछा जाए, इससे बहुत सारी चीजें बनती है। तो प्यारे साथियों लाइन जो होती है, जैसा कि अभी हमने पिछले इसमें पढ़ा है, पिछला ही कंसेप्ट हमारा लाइन का था, इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब इस लाइन यानी रेखा का ही टुकड़ा खंड, रेखा मतलब प्यारे साथ इसकी डेफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है, रेखा खंड मतलब लाइन का एक टुकड़ा आपका रेखा खंड कहलाता है। इस लाइन को अगर दो जगह से काट लिया जाए तो ये आप लोगों को जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला डायग्राम आपका रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है। प्यारे दोस्तों रेखाखंड को अनंत तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। आगे अगर आप अच्छे से इसकी डेफिनेशन की हम लोग अच्छे से बात करें तो रेखा के दो निश्चित बिंदु होते हैं, मतलब प्यारे साथियों जैसा कि रेखा हमने पिछले पार्ट मतलब रेखा को हम लोगों ने पीछे रेखा को हम लोग समझ सकते हैं कि रेखा जो होती है इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इस रेखा में से दो बिंदु को काट लिया जाए इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार की प्यारे साथियों एक रेखा खंड का निर्माण होता है, मतलब रेखा का एक टुकड़ा रेखा खंड होता है। इसे दोनों और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्यारे साथियों एग्जाम में पूछता है बोल बार, क्या रेखा खंड दोनों और आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी एक साइड से आगे बढ़ाया जा सकता तो नहीं। प्यारे साथियों आपको बताना होगा कि रेखा खंड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता दोनों ओर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगली डेफिनेशन आपके सामने दोस्तों, इसे आपको समझना होगा, किरण क्या होती है, किरण किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को समझना है इसको, जैसे कि यहाँ पर एक निश्चित बिंदु ए है, प्यारे साथियों किसी निश्चित बिंदु से एक और बढ़ाई जा सकती है, इसे हम लोग किरण कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु से, इसे अच्छे से अगर हम लोग समझे तो यहाँ समझ सकते हैं, किरण को किसी दिए गए बिंदु से एक ही दिशा की ओर बढ़ाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों कोई भी बिंदु यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ से किसी भी दिशा में अगर आप इसे आगे बढ़ाते हो तो ये कहलाती है आपकी किरण, और उस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। जैसे इस बिंदु को नाम दे देता हूँ प्यारे साथियों ओ बिंदु, तो ये वाला जो ओ बिंदु आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं दे देता हूँ डायग्राम, ये ओ बिंदु, ये ओ बिंदु आपका प्यारे साथियों प्रारंभिक बिंदु, ओ बिंदु को हम लोग कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे में अगर बात करूं तो प्यारे साथियों सिर्फ इसे एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, दूसरी दिशा में नहीं, तो आप लोगों को ये इसकी डेफिनेशन भी याद रखना है। अगली डेफिनेशन अब हम लोग समझने वाले हैं, समांतर रेखाएं। प्यारे साथियों आप लोगों को अगर समझना है तो इनकी डेफिनेशन इनके नाम से स्पष्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है समांतर, समान धन अंतर, प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में समान अंतर हो, मतलब प्यारे साथियों ये जो दोनों रेखाएं मैं मान लेता हूं, ये ए बी और यहाँ पर है सी डी, ये दोनों समांतर रेखाएं। तो प्यारे साथियों अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इन दोनों के बीच अनंत तक, मतलब इनको कितने ही आगे तक दोनों ओर बढ़ाया जाए दोनों रेखाओं को, अनंत तक इनके बीच में समान अंतर होता है, यानी ये दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, आगे जाकर दोनों एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो प्यारे दोस्तों इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से और समझें, समांतर रेखाएं किसे कहा जाता है, तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच अनंत तक समान अंतर हो, और ये रेखाएं अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें। जैसे कि अगर धातु में ए भी एक रेखा है, इसके समानांतर यहाँ पर लिख देता हूँ सी डी,
तो प्यारे साथियों इन दोनों रेखाओं को अनंत तक आगे कितना भी अनंत तक बढ़ाया जाए, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और इन्हें लिखने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे, ए बी समांतर होगा सी डी के। तो हम समझ जाएंगे कि ए बी जो है ये समांतर रेखा है सी डी के, तो इन्हें इस प्रकार से लिखा जाता है। अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। अगली डेफिनेशन हम लोग समझेंगे लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। प्यारे साथियों तो लंबवत रेखाएं किसे कहा जाता है, तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो। जैसे यहाँ पर हमें लिख लेते हैं, आगे अच्छे से समझ लेते हैं। जब दो लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो प्यारे साथियों उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, यानी लंबवत रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर दो लाइन अगर आप लोगों के सामने इस प्रकार से है और एक कोण अगर उनके बीच में 90 डिग्री का है, जब दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसे हम लोग लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो लाइन कौन सी दिखाई दे रही है, मैं मान लेता हूँ ये लाइन ए बी हुई और ये लाइन हुई सी डी। प्यारे दोस्तों इन दोनों के बीच में जो ये वाला चिन्ह है हम समझ सकते हैं 90 डिग्री का कोण, तो आप सब समझते होंगे ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप इसे लिखते कैसे हो, तो आप ऐसे समझोगे ए बी लंबवत होगा सी डी के, इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। अगली डेफिनेशन है प्यारे दोस्तों तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है जैसे कि दो समांतर रेखाएं आपको दिखाई दे रहा है। मैं इनको नाम देता हूं, माना कि ये ए है, ये बी है, ये सी होगा और ये डी होगा। तो ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं आपको दिखाई दे रही है और ये अनंत तक दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समांतर रेखाएं हम लोग समझ सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो अगर किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, कहने का मतलब प्यारे दोस्तों यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक दूसरी रेखा इस प्रकार विकर्णता काटे, तो ये वाली जो काटने वाली रेखा है प्यारे साथियों, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है तिर्यक रेखा। इसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। और अच्छे से इसकी डेफिनेशन अगर हम समझें तो जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो मतलब प्यारे साथियों मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये ए बी, ये ए और ये बी, ये सी डी, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा इनको डिवाइड कर रहे हैं। मान लेता हूं मैं ये ई और ये वाली एफ, ये वाला इसका सिरा एफ होगा। तो यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ईएफ एक तिर्यक रेखा क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो ईएफ है रेखा, ये जो है प्यारे साथियों ये क्या कहलाएगी आपकी, तो ये कहलाएगी तिर्यक रेखा। ये आपका जो होगा वो होगी तिर्यक रेखा। तो इतना ये डेफिनेशन से आपको याद करना है कि तिर्यक रेखा किससे आ जाता है। एग्जाम के अंदर डेफिनेशन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज्यामिति में बनते हैं दोस्तों, और जब आप इनको समझोगे डेफिनेशन को आगे क्वेश्चन में सारे में देखिए निकल कर आएंगे। अब अगली डेफिनेशन हम लोग समझेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्यारे दोस्तों जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या प्रतिच्छेद करे, माना कि ये बिंदु O पर काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और अच्छे से इसकी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। मतलब माना कि दो रेखाएं, इसे मान लेता हूं ए बी, इसे मान लेता हूं प्यारे दोस्तों सी डी। माना कि इन दोनों रेखाओं ने इस बिंदु को नाम दे देता हूं ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो दोनों रेखाएं ए बी और सी डी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाएगा इनको। और बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। मतलब बिंदु कौन सा प्यारे साथियों, जो ओ बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु को डेफिनेशन आपको याद रखना है। अगली डेफिनेशन का अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिंदुगामी कंसरेंट लाइन। तो प्यारे साथियों बिंदुगामी रेखा किसे कहते हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जब एक से ज़्यादा रेखाएं किसी बिंदु से गुजरें तो उसे हम लोग बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं।
यानी जैसे कि इसको और अच्छे से अगर हम डिस्कस करें, यदि दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे बिंदुगामी कहा जाता है। मतलब प्यारे साथियों, ये माना कि यहाँ पर एक बिंदु ओ में मान लेता हूँ, और इस बिंदु ओ से देखिए यहाँ पर दो से अधिक रेखाएं यहाँ पर गुजरनी चाहिए, तो यहाँ पर ये सभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये सारी रेखाएं आप लोगों को बिंदुगामी कहा जाएगा। आगे बढ़े, अगर अगली डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सररेख या एक रेखी बिंदु, इसको अगर हम लोग अच्छे से डिस्कस करें प्यारे दोस्तों, यदि दो से अधिक बिंदु किसी रेखा में स्थित हैं तो बिंदु को सररेख बिंदु कहा जाता है। मतलब जैसे कि एक रेखा आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसे हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर वो यदि दो से अधिक बिंदु, माना कि एक बिंदु यहाँ पर हो, दूसरा बिंदु यहाँ पर हो और तीसरा बिंदु यहाँ पर हो, तो अगर किसी रेखा में दो से अधिक बिंदु अगर स्थित हैं तो प्यारे साथियों ये जो बिंदु हैं ये कहलाते हैं सररेख बिंदु, इनको सररेख बिंदु कहा जाता है। और जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ये कहलाएगी प्यारे दोस्तों सररेख रेखा। इस रेखा को हम लोग कहेंगे सररेख रेखा। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि किसी रेखा में दो से अधिक बिंदु स्थित हैं तो उन्हें तो सररेख बिंदु कहेंगे, और जो रेखा होंगी प्यारे साथियों वो सररेख रेखा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की ओर दोस्तों। अगली डेफिनेशन की यदि हम बात करें प्यारे साथियों तो अब हमें समझना होगा एंगल यानी कि कोण। कोण किसे कहते हैं प्यारे साथियों? एंगल्स बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे क्योंकि एंगल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आगे हम लोग इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एंगल्स किसे कहते हैं? कोई दो किरणों से बनता है, कोई दो किरणों से बनता है जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, उस प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष वर्टेक्स ओ कहा जाता है। मैं मान लेता हूँ प्यारे साथियों ये शीर्ष वर्टेक्स ओ है, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ और ये बी पॉइंट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये समझना कि कोण कैसे बनता है। तो ये प्यारे साथियों कोण का एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है प्यारे साथियों शीर्ष। ये जैसे कि ओ दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, इसे हम लोग कहेंगे शीर्ष। और दोनों रेखाओं का देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक ही शीर्ष दिखाई दे रहा है, तो जो एक तो कॉमन शीर्ष होना चाहिए और दो किरणों से ये बना है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कोण ए ओ बी। ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों एंगल ओ कहा जाएगा। तो इसे आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। एंगल 6 प्रकार के होते हैं और इसमें पहला प्रकार है प्यारे साथियों न्यून कोण। पहला एंगल हम लोग समझते हैं न्यून कोण। और न्यून कोण किसे कहा जाता है? माना कि एक कोण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए मान लेता हूँ, ये ओ मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ। तो प्यारे साथियों न्यून कोण किसे कहा जाता है? तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से यदि वो छोटा है तो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। 90 डिग्री से जितने भी छोटे के एंगल होंगे सारे न्यून कोण कहे जाएंगे, 60 डिग्री 50 डिग्री। इसे अगर हम लोग बात करें कोण ए ओ बी छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से, ये इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से लिख लेना है दोस्तों कि 90 डिग्री से कम का जो एंगल होगा वो न्यून कोण कहा जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें कोण नंबर 2 के बारे में, कोण का दूसरा प्रकार है प्यारे दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहोगे? माना कि यहाँ पर एक कोण है ए ओ बी। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से तो होगा प्यारे दोस्तों अधिक, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण। प्यारे साथियों माना कि ये कोण 120 डिग्री का है, माना कि एक उदाहरण के लिए कोण 120 डिग्री का है, तो यहाँ पर जो कोण ए ओ बी यह कहलाएगा 120 डिग्री और इसे हम कहेंगे प्यारे साथियों अधिक कोण। तो अधिक कोण की डेफिनेशन आसान और सरल है कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा। अगले टाइप की ओर बात करें, कोण का अगला टाइप है प्यारे साथियों राइट एंगल, मतलब समकोण। समकोण का मतलब होता है माना कि एक कोण है एम ओ एन, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो प्यारे साथियों, 90 डिग्री का जो भी कोण होगा वो कहलाएगा समकोण। समकोण जो होने के लिए प्यारे साथियों 90 डिग्री का कोण होगा समकोण,
और यहाँ पर ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री होगा, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, कोण MON बराबर 90 डिग्री। तो ये समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल समकोण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। कोण का जो अगला प्रकार है प्यारे दोस्तों ये है सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं। तो सरल कोण या ऋजु कोण को हम अच्छे से समझते हैं। तो सरल कोण और ऋजु कोण ऐसा कोण होता है प्यारे दोस्तों जिसका मान 180 डिग्री होना चाहिए, डेफिनेटली 180 डिग्री का पूरा मान होना चाहिए इसका। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये माना कि X बिंदु है और यहाँ पर Y बिंदु है और यहाँ पर जो बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है ये O बिंदु है। तो प्यारे साथियों किसी भी रेखा के एक और बनने वाला ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कोण दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों 180 डिग्री का। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे कोण XOY बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जो एंगल होता है प्यारे साथियों ये ही सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, परवर्ती कोण या वृहद कोण। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं बनाता हूँ कोण, माना कि A, ये वाला बिंदु O मान लेते हैं और ये वाला B मान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना है कि परवर्ती कोण या वृहद कोण ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो एवं 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वो कोण कहलाएगा परवर्ती कोण या वृहद कोण। माना कि इधर की साइड इस एंगल को देखता हूँ, माना कि एक उदाहरण के लिए ये वाला जो एंगल है माना कि 210 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग इसे कैसे लिख रहे हैं, कोण AOB बराबर यहाँ पर लिखना होगा हमें 210 डिग्री। 210 डिग्री का जो ये एंगल कहलाएगा प्यारे साथियों ये कहलाएगा परवर्ती कोण या वृहद कोण। कोण का जो छठा प्रकार है प्यारे साथियों इसे हम कहेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल इसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो संपूर्ण कोण होता है प्यारे साथियों 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 360 डिग्री, तो ये कोई बिंदु है यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है प्यारे साथियों ये वाला एंगल ये कहलाएगा 360 डिग्री का। तो ये आप लोगों को याद रखना है 360 डिग्री, ये एक साइड 180 और एक साइड 180 है, टोटल 360 डिग्री बनेगा। तो ये भी याद रखना है, यानी थीटा बराबर होना चाहिए 360 डिग्री। तो इसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। अब आगे हम लोगों को समझना होगा पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, जब दो कोणों को जोड़ा जाता है, जब दो कोणों को एक साथ जोड़ा जाए तो कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं ये इसमें हम लोग समझेंगे पेयर्स ऑफ एंगल में। तो प्यारे दोस्तों पेयर्स ऑफ एंगल्स का जो पहला प्रकार है वो कोटिपूर्ण कोण या पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहा जाता है, माना कि यहाँ मान लेता हूं मैं A है ये वाला, यहाँ पर B होगा और यहाँ पर O होगा और ये वाला मान लेते C है यहाँ पर। तो कहने का मतलब कोटिपूर्ण कोण या पूरक कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग कितना हो प्यारे साथियों 90 डिग्री, तो हम लोग उसे कहेंगे कोटिपूर्ण कोण या पूरक कोण। जैसे मान लेता हूँ एक कोण ये है और एक कोण ये है प्यारे साथियों, ये मान लेता हूँ 50 डिग्री का है और ये मान लेता हूँ 40 डिग्री का है। तो यहाँ पर दो एंगल्स आपको दिखाई दे, कोण AOC और उसके बाद कोण COB। तो प्यारे साथियों यहाँ पर दो एंगल्स जो 50 डिग्री और 40 डिग्री को यदि जोड़ा जाए तो ये बन रहा है टोटल 90 डिग्री। तो जब दो कोण को जोड़ा जाए और 90 डिग्री के वो बने तो वो कोटिपूर्ण कोण या पूरक कोण कहते। जरूरी नहीं है प्यारे साथियों कि ये दो कोण इसी प्रकार हो, ये दोनों कोण इसी प्रकार अलग अलग भी हो सकते हैं। माना कि अल्फा प्लस बीटा, अलग अलग प्रकार से भी अगर इनको जोड़ा जाए तो भी आप लोगों का ये 90 डिग्री बनता है और ये भी आप लोगों के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि ये एक कोण माना कि प्यारे साथियों ये वाला एंगल है 50 डिग्री और एक मान लेता हूँ अगला जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ये मान लेता हूँ मैं 40 डिग्री। अलग अलग भी अगर है और अगर इनका योग प्यारे साथियों 90 डिग्री बन रहा तो ये पूरक कोण ही कहलाएंगे। तो ये पूरक कोण की डेफिनेशन भी आपको क्लियर रखना है। अब एग्जाम में कुछ और पूरक कोण के बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा
कि यहाँ पर हमने समझ लिया अभी तो कोण ए प्लस कोण बी मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पूछता है कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो प्यारे दोस्तों आपको आंसर देना है 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो हम समझ सकते हैं, अगर हमें पता है कि पूरक कोण किसे कहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 40 प्लस हम जानते हैं कि 50, तो 40 डिग्री का पूरक होगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 60 डिग्री का पूरक कोण का क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं 60 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो 90 डिग्री बनता है, और दो एंगल्स का योग ही क्या होता है, दो एंगल्स का योग 90 डिग्री होने पर वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो 60 डिग्री का जो पूरक कोण होगा प्यारे साथियों वो 30 डिग्री होगा। तो एग्जाम में कितने भी डिग्री का पूरक कोण यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है दो एंगल्स का योग 90 डिग्री अगर हैं तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। इसी प्रकार अब हम लोगों को आगे समझना होगा दूसरा संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये वाला मान लेता हूँ ये ए है, ये ओ है और ये बी है, और ये मान लेता हूँ प्यारे साथियों सी वाला बिंदु है। और यहाँ पर ये जो दो एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनका योग टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर ये वाला एंगल 130 डिग्री है, एक उदाहरण के लिए ये वाला एंगल 130 डिग्री है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। अब इन दोनों कोणों का योग किया जाए तो टोटल 130 प्लस 50 प्यारे साथियों यहाँ पर बन रहा है 180 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाते हैं संपूरक, और ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो ये एंगल जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। किस प्रकार, जैसे कि माना कि एक कोण इस प्रकार से है, थोड़ा सा मुझे बनाने में दिक्कत आ रही है। माना कि एक कोण अगर यहाँ लिखा है 130 डिग्री और दूसरा कोण यदि यहाँ पर लिखा है प्यारे साथियों ये वाला 50 डिग्री, चाहे ये अलग अलग भी अगर हैं और इनका योग अगर प्यारे साथियों बन रहा है 180 डिग्री तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण ये कहलाते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ पर अगर पूछा जाए 130 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों संपूरक जब पूछता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 130 में कितना जोड़ा जाए कि 180 बन जाए। तो यहाँ पर 130 में हमें 50 डिग्री जोड़ना होगा और इन दोनों का योग बनता है 180 डिग्री, इसलिए 130 का संपूरक कोण क्या होगा 50 डिग्री। और इसी प्रकार से यहाँ पूछ लिया जाए, माना कि एक उदाहरण के लिए 120 डिग्री का संपूरक बताओ, 120 डिग्री का संपूरक बताओ, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 120 डिग्री में कितना जोड़ा जाए कि 180 बन जाए तो हम लोग 60 जोड़ेंगे और ये 60 डिग्री होगा, 120 डिग्री का संपूरक होगा। तो यहाँ पर कितने भी डिग्री का अगर संपूरक पूछा जाए तो बस आपको अगर संपूरक कोण याद है कि 180 डिग्री दो कोणों का योग होना चाहिए तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री। तो ये हुआ संपूरक कोण की डेफिनेशन। अगला हमें समझना होगा दोस्तों आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहा जाता है, तो दो कोण आसन्न कहे जाते हैं यदि वो तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं। यहाँ मान लेता हूँ ए होगा, ये वाला बी बिंदु और ये मान लेता हूँ सी बिंदु, और यहाँ पर तीनों का शीर्ष ओ मान लेता हूँ। तो प्यारे साथियों जो भी आसन्न कोण होंगे वो तीन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पहली कंडीशन क्या कह रही है यहाँ पर, उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, मतलब दो कोण आसन्न कोण कब कहे जाएंगे, एक कोण मान लेता हूं ये वाला और एक एंगल ये वाला, ये दोनों आसन्न कब कहे जाएंगे प्यारे दोस्तों, जब इन दोनों का शीर्ष एक ही हो। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, और ये शीर्ष आप लोगों को दोनों का दिखाई दे रहा ओ, इस वाले एंगल का शीर्ष भी ओ है और इस वाले एंगल का शीर्ष भी प्यारे साथियों ओ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक उभयनिष्ठ कोमल भुजा हो, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है दूसरी कंडीशन उसकी क्या होनी चाहिए कि दोनों की कॉमन भुजा। तो ये वाली जो भुजा दिखाई दे रही है इस वाले एंगल में भी कॉमन है और इस वाले एंगल में भी कॉमन है, तो ये इसे हम कहेंगे कॉमन भुजा यानी उभयनिष्ठ। तो यह लिख सकता हूं मैं कॉमन भुजा
ये 3 कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। दोनों अनकॉमन भुजाएं कॉमन भुजा के दोनों ओर हो, मतलब प्यारे साथियों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों अनकॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन भुजा है उसके दोनों ओर होना चाहिए अलग अलग, एक साइड दूसरी और एक साइड दूसरी, तब जाकर ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहे जाएंगे। तो आसन्न कोण होने के लिए 3 कंडीशन याद रखना है। शीर्ष दोनों का कॉमन होना चाहिए, एक भुजा दोनों कोण की कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन भुजा के एक साइड और दूसरी साइड दोनों अनकॉमन वाली भुजाएं होना चाहिए। तो ये दोनों कोण आपको कहे जाएंगे आसन्न कोण। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण के बारे में प्यारे साथियों, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे कि यहां पर मैं बना लेता हूं, ये ए वाला, ये बी वाला, ये सी और यहाँ पर डी। तो आपको ये समझना होगा ये वाला जो शीर्ष आपको दिखाई दे रहा प्यारे दोस्तों, इसका विपरीत शीर्ष ये वाला है, मतलब इस कोण का जो विपरीत कोण होगा प्यारे दोस्तों ये वाला होगा। इसी प्रकार इस वाले कोण का शीर्ष, ये वाला शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है, इसका विपरीत शीर्ष क्या होगा, तो ये वाला इसका विपरीत शीर्ष होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 4 एंगल आपको दिखाई दे रहा है, मान लेता हूँ ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप लोगों क्या शीर्षाभिमुख कोण, तो प्यारे दोस्तों ये बनते हैं 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं प्यारे साथियों आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कोण 1 के बराबर क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, तो इसके सामने वाला एंगल यानी कोण 3 कोण 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कोण 2 के बराबर क्या होगा, तो कोण 2 के बराबर होगा प्यारे साथियों कोण 4। तो आपको ये समझ के रखना है शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं प्यारे दोस्तों वो बराबर होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बनते, और 2 रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में काटती है तब शीर्षाभिमुख कोण ये बनते हैं। अगला चलते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। प्यारे दोस्तों अगर आगे हम लोग बात करें तो पेयर ऑफ एंगल के स्पेशल केसेस, मतलब एंगल्स के ये स्पेशल केसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ ये समझने वाली बात है और ये आने वाले सभी चैप्टर्स का बेस यहाँ आपको समझना है। प्यारे साथियों यहाँ पर ए बी एक समांतर रेखा है सी डी के, माना कि ये ए बी और एक समांतर रेखा है इस सी डी के। यहाँ पर प्यारे दोस्तों इनके बीच में ये एक तिर्यक रेखा इनको काटती है। ये एक तिर्यक रेखा यदि खींची जाए तो यहाँ कुछ एंगल्स का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक एंगल ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, 7 और 8 कि ये जो एंगल बन रही है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस एंगल को क्या कहा जाए, क्या कहा जाता है और कौन से एंगल के बराबर कौन सा एंगल यहाँ होता है। तो पहली बात अगर मैं करूँ प्यारे साथियों तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। संगत कोण कौन से हो, जब 2 रेखाएं ये ए बी समांतर हो सी डी के, और प्यारे दोस्तों एक तिर्यक रेखा अगर इनको काटे तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से कहलाते हैं। तो ए बी के जो ऊपर वाले एंगल हैं और सी डी के जो ऊपर वाले एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर कोण 2 है, संगत कोण यहाँ पर बराबर होंगे। कोण 2 ये देखो ए बी के ऊपर है कोण 2, तो यहाँ सी डी के ऊपर कौन सा है प्यारे साथियों कोण 6, तो कोण 2 के बराबर होगा कोण 6। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कोण 1 के बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, तो कोण 1 के बराबर होगा कोण 5। इसी प्रकार अगर आगे बात करूं मैं तो ये तो हुए संगत कोण ऊपर वाले, इसी प्रकार नीचे भी संगत कोण होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए बी के नीचे दिखाई दे रहा है 3, 4, तो प्यारे साथियों कोण 3 के बराबर, सी डी के नीचे क्या दिखाई दे रहा है 7, कोण 3 के बराबर होगा कोण 7, और यहाँ पर कोण 4 के बराबर होगा प्यारे साथियों कोण 8। तो ये संगत कोण कहलाते हैं और ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चंस हम लोगों को करने में इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि संगत कोण किसे कहते हैं और कौन से संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले केस के बारे में। प्यारे साथियों जिस प्रकार हम लोगों ने
संगत कोण अभी समझे हैं। इसी प्रकार से कुछ और एंगल्स, जब दो समांतर रेखाएं यहाँ पर आप लोगों को दी जाए ए बी और सी डी, और एक तिर्यक रेखा उनके बीच में खींची जाए तो और भी कोण यहाँ पर बनते हैं। एकांतर कोण अब हम लोग समझने वाले हैं। एकांतर कोण में दो प्रकार के एकांतर कोण होते हैं। एक तो अंतः एकांतर। अंतः एकांतर का मतलब होता है प्यारे साथियों अंदर अंदर की साइड वाले जो एंगल होंगे, जैसे ये 3 कोण है, ये बराबर होगा कोण 5 के। यहाँ पर अंतः एकांतर का मतलब ये होता है कि अंदर वाले एंगल कोण 3 के जो इक्वल होगा प्यारे साथियों कोण 5 होगा। और इसी प्रकार अंदर की साइड कोण 4 के जो इक्वल होगा कोण 6 होगा। कोण 4 के जो इक्वल होगा प्यारे साथियों ये कोण 6 होगा, यानी बराबर होंगे ये वाले अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर आपको समझना है किसे कहा जाता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे क्वेश्चन में इनका यूज होने वाला है। इसी प्रकार एक्सटीरियर अल्टरनेट यानी बाह्य। बाह्य का मतलब होता है प्यारे साथियों बाहर वाले। तो यहाँ 1 2 और 7 8 ये बाहर वाले। तो यहाँ कोण 2 के बराबर जो होगा प्यारे साथियों ये कोण 8 होगा। इसे हम लोग बाह्य एकांतर कहेंगे। कोण 2 के बराबर जो होंगे वो कोण 8 होगा। और इसी प्रकार यहाँ कोण 1 के बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, तो कोण 7 होगा। ये भी बाहर की साइड है दोनों। कोण 1 के बराबर होगा कोण 7। तो ये वाले भी बाह्य एकांतर किसे कहते हैं, कौन से बाह्य एकांतर होते हैं और ये इक्वल होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार वर्टिकली अपोजिट तो हम लोग शीर्षाभिमुख तो पहले भी समझ चुके हैं। ये एक दूसरे को 2 लाइन काटती है। तो यहाँ पर एक के अपोजिट विपरीत क्या है, यहाँ पर 3। तो एंगल 1 के बराबर होगा एंगल 3। इसी प्रकार कोण 2 के विपरीत, ये विपरीत क्या है प्यारे साथियों, कोण 4। कोण 3 के बराबर होगा कोण 4। और इसी प्रकार कोण 6 के बराबर होगा कोण 8। ये वाले दोनों एक दूसरे के विपरीत है और ये इसी प्रकार एक दूसरे के विपरीत होगा। कोण 7 के इक्वल होगा एंगल 5। तो इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख पहले भी समझ चुके हैं। तो शीर्षाभिमुख भी आपस में यहाँ पर बराबर होते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये इतना यहाँ से आप लोगों को समझना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ हम लोगों ने बेसिक जान लिया प्यारे दोस्तों। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग सारे प्रश्न एक ही क्लास में करेंगे। इसलिए अगर अगली क्लास आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो इस क्लास को डेफिनेटली आप देखकर ही अगली क्लास को ज्वाइन करें प्यारे दोस्तों। तो मिलेंगे अगली क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी क्लास यहाँ पर होती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। तो मिलेंगे पुनः अगली क्लास में दोस्तों। तब तक जय हिंद जय भारत।